सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आज हमें इस क्लास में। जैसे कि ये पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में आईसीसी ने किसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी सौंपी है? तो इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान को। तो सिंपल सा याद रखना है, 2028 में जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होंगे कहां पर होंगे? पाकिस्तान में होंगे। इसके अलावा ये और पॉइंट याद रखो कि 2025 में अगले साल जो आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसको भी होस्ट करेगा पाकिस्तान। ये अगले साल मार्च के महीने में होंगे। पर मैं आपको बता दूं कि जो भारत है, भारत के जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो हमारे जितने भी मैचेस होंगे वो कहीं और कराए जाएंगे। पर क्या आपको ये पता है कि 2025 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो भारत होस्ट करेगा। 2026 में जो मेंस T20 वर्ल्ड कप है वो भारत और श्रीलंका में होंगे, और 2025 में जो मेंस एशिया कप है उसको भी भारत होस्ट करेगा। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। वैसे आपको याद होगा भी 2024 में जो नवा महिलाओं का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। उसको न्यूजीलैंड ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। और इसी तरह से अभी नवा मेंस पुरुषों का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, उसको भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था। यहाँ पे स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ लेटेस्ट अभी करंट अफेयर्स वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक हमने पढ़ा था भी 2025 में पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ये भारत में होंगे, नई दिल्ली में। इंटर कॉन्टिनेंटल कप ये फुटबॉल कप है, ये अभी जो हुआ इसको जीता रियल मैड्रिड ने। और 38 नंबर के जो नेशनल गेम्स होंगे अगले साल उत्तराखंड में होंगे, और उसका मैस्कॉट है मौली और उसका एंथम है संकल्प से शिखर तक। ये भी याद रखना। अभी ब्रिटेन की नेट साइवर ब्रंट ने इतिहास रच दिया, सबसे तेज टेस्ट शतक बना करके रिकॉर्ड बनाया। आर अश्विन इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और अभी जो वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप हुआ था मस्कट, ओमान की कैपिटल मस्कट में, उसको भारत ने जीता, चाइना को हराया। तो ये पॉइंट्स अभी कुछ ही दिनों में हमने पढ़े थे, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा दीपा मलिक। दीपा मलिक आप जानते हो ये भारत की मशहूर पैरा एथलीट है, और अभी इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा को लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आप जानते हो 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें शॉट पुट में सिल्वर जीतने वाली ये भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता बनी थी। उन्होंने अपने करियर में टोटल 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उनके नाम 4 लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वे भारतीय पैरालंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और वर्तमान में एशियाई पैरालंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड में दक्षिण एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, और इस पद पर आने वाली वो पहली भारतीय महिला है। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है 2017 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है 2019 में, और अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है 2012 में। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। तो याद रखना इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अच्छा, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट ऑटोग्राफीज जो अभी न्यूज में रही थी वो सारी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसमें से कोई भी एग्जाम में आ सकती है, तो मैं आपको सारी करवा रहा हूँ। जैसे कि अभी साक्षी मलिक की आई थी, विटनेस नाम है। बोरिस जॉनसन ये इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इनका मेमोयर यानी कि इनकी आत्मकथा आप बोल दो एक तरह से। मेमोयर मतलब होता है जो अपनी याददाश्त के हिसाब से सोच करके समझ करके लिखते हैं, उसे मेमोयर कहते हैं। तो इन्होंने लिखी है अनलीस्ड। और उसी तरह से मदर मैरी कम्स टू मी ये मेमोयर है, अरुंधति रॉय का, अगले साल आएगा ये। बिल गेट्स की आत्मकथा आई थी, नाम है सोर्स कोड। आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, अभी एग्जाम में आई थी ये। और दिग्गज टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा है क्रॉस कोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा लॉन्च की थी अनजान साक्षी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आत्मकथा आई थी उंगलिल ओरुवन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा आई थी बीवी माई स्टोरी। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे N.K. सिंह, उनकी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। उसके अलावा सोनू सूद की आई एम नो मसीहा। विश्वनाथन आनंद जो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर है, शतरंज ग्रैंड मास्टर, उनकी है माइंड मास्टर। सुरेश रैना की आई है बिलीव नाम से। प्रिंस हैरी की है स्पेयर। प्रियंका चोपड़ा की है अनफिनिश्ड। और हमारे इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ की आई थी नीलावु कुदीचा से महांगल, मलयालम भाषा में ये। हमारे पूर्व आर्मी चीफ
MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी आई थी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ब्रेन लारा की आई है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। और रतन टाटा जी की है रतन टाटा अ लाइफ, इसको लिखा थॉमस मैथ्यू ने। सलमान रुश्दी का मेमोर है, अभी आया, उसका नाम है नाइफ। और ये बोरिस जॉनसन वाला मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में, अनलीस्ड इसका नाम है। तो लगभग ये मैंने 19-20 आपको ऑटोबायोग्राफीज रिवाइज कराई, इनको ध्यान में रखिएगा। और आज वाली भी याद रखना, दीपा मलिक वाली। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा 5वें स्थान पे। तो यूरेशिया टाइम्स ने अभी द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 नाम से एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में दुनिया के 8 महान शक्तियों को शामिल किया गया है। तो इन देशों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक स्थिरता और सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग दी गई है और इस हिसाब से भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पे अमेरिका है, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर जापान और भारत 5वें स्थान पर है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे आज बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों के बाद रैंकिंग इंडेक्सेस वाला सूचकांक वाला प्रश्न आया। तो चलो 2024 के कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सेस सूचकांक में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। 20-25 इंडेक्सेस रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक हमने पढ़ा था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था, उसमें भारत 129 पे है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स आया, भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया, भारत 63 पे है, टॉप पे स्वीडन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थी, भारत 15वें स्थान पर है, अमेरिका टॉप पे था, अंकटाड ने जारी किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 आई, भारत 109वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। और जो नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत का स्कोर 71 है और टॉप पर केरल और उत्तराखंड को रखा था। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया, इसमें टॉप पर वियना है, इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहले स्थान पर मनीला है, फिर मुंबई, फिर दिल्ली को रखा, नाइट फ्रैंक ने जारी किया। उसके अलावा सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड बना। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पे ये केरल रहा था। उसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत 58 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत 3रे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका, फिर चाइना रहा। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर केरल है। विश्व का चौथा देश ये बन गया जिसका विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन को पार कर गया, तो भारत। और इसमें पहले स्थान पे चाइना है, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड और भारत हो गया अब। और एशिया पावर इंडेक्स, अच्छा एशिया पावर इंडेक्स ये ऊपर देख लिया, वही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर है। वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग, जीएनआई मतलब ग्रोस नेशनल इनकम रैंकिंग में भारत 150वें पे है, टॉप पे बरमूडा है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में भारत टॉप पे रहा। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको जारी किया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84 पे है, टॉप पे हांगकांग है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने जारी किया। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79 पे है और टॉप पे डेनमार्क रहा। इसके अलावा फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में 176 पे भारत है, लग्जमबर्ग टॉप पर है। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग के मामले में 6ठे स्थान पर भारत है, टॉप पे चाइना है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 आया, भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पे डेनमार्क है। एक्चुअली में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कोई नहीं है, फिर चौथे स्थान पर डेनमार्क है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत 49 पे है, टॉप पे अमेरिका है। अभी मोबाइल मेलवेयर हमलों की सूची में भारत टॉप पे रहा, मतलब भारत ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोबाइल में वायरसेस, मेलवेयर ये पाए गए। तो आप देख सकते हैं मैंने लगभग यहाँ पे आपको 30+ इंपॉर्टेंट सूचकांक इंडेक्सेस यहाँ पे रिवाइज करा दिए जो हम 2024 में पढ़ चुके हैं वो सारे। तो इन सबको ध्यान रखना। और अगर देखो आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बताऊंगा, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं बता रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन, ये सभी जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। डिटेल्ड पीडीएफ मिलती है डेली, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए सबसे पहले, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे पीडीएफ आपको अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी मिलती है और वहाँ पे आप क्विज भी लगा सकते हैं। डेली क्विज में अपलोड करता हूँ, अपना टेस्ट लगाइए, अपना रिवीजन करिए ताकि एग्जाम तक ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहें। उसका बेस्ट तरीका यही है,
बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। तो अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक और कितने 9 घंटे तक स्पेस वॉक करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसमें चाइना के 2 अंतरिक्ष यात्री थे, एक का नाम है केई जूजे और सोंग लिंगडोंग। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा अभी स्पेस एक्स ने स्पेस वॉक कराने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था। उस मिशन का नाम अगर पूछे तो नाम याद रखना पोलरिस डॉन मिशन है। और 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा, ये भी याद रखना। अच्छा, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? अभी रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं, नाम है ओलेग कोनोनेंको। और सऊदी अरब से अंतरिक्ष मिशन में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी, नाम है रायना बर्नावी। हम जो नेशनल स्पेस डे हैं कब मनाते हैं? 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के उपलक्ष्य में। और भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? गोपीचंद थोटाकुरा है। वैसे अभी भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब ये हैदराबाद में स्थापित की गई। भारत की डिफेंस स्पेस एजेंसी ने पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास, जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024, इसका आयोजन किया। और अभी भारत ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को भी लॉन्च किया था। और आप जानते हो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, USSR से थे। ये वोस्टॉक 1 से गए थे, कब? 12 अप्रैल 1961 को। और इसीलिए यही कारण है कि 12 अप्रैल को हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखो यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन इसका आंसर होगा। बाकी ये तो पहले व्यक्ति की बात हुई। अगर प्रश्न ऐसे आता है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वैलेंटिना टेरेस्कोवा, ये भी USSR से ही थी। और भारत में बात करें, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट था। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, आप सभी जानते हो। तो यहाँ पे अंतरिक्ष से ही संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा है, कुछ स्टैटिक हैं और कुछ करंट अफेयर्स के हैं, तो ध्यान रखना ये सभी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा मदन लॉकुर। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने जस्टिस मदन लॉकुर को इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यूनाइटेड नेशन असेंबली ने संयुक्त राष्ट्र के जस्टिस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए ये इंटरनल जस्टिस काउंसिल की स्थापना की थी। और अभी उसी के लिए मदन लॉकुर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 4 सालों के लिए नियुक्त किया गया इनको। तो इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। एक गीता सभरवाल का नाम भी देखो, ये ऑप्शन के नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। गीता सभरवाल अभी संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल कौन? एंटोनियो गुतेरेस। उन्होंने ही भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की नई रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। पी हरीश का नाम इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने। और पी हरीश में पी का मतलब क्या होता है? पूरा नाम क्या है? पार्वथानेनी हरीश। फिलेमोन यांग इंपॉर्टेंट नाम है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन के ये अध्यक्ष बने। और किस देश से हैं ये पूछेंगे तो कैमरून आंसर करना। यूनाइटेड नेशन की स्टैटिक देखें तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं जो पुर्तगाल से हैं। ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान कहां पर किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, अभी उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है। क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना के तहत दिल्ली सरकार दलित परिवारों के बच्चों की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्च उठाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई दलित परिवार का जो बच्चा है वो दुनिया में किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वो वहाँ पर केवल एडमिशन ले ले और उसकी पढ़ाई का सारा खर्च, उसके आने जाने का जो भी खर्च होगा वो दिल्ली सरकार उठाएगी, ऐसा उनका कहना है। जो उनके शब्द है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली से अभी आपको याद होगा 2 योजनाएं हमने और पढ़ी थी कि दिल्ली सरकार ने अभी कहा कि 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में। और उसके लिए
जो योजना शुरू की है उसका नाम संजीवनी योजना है। और उससे पहले यहाँ पे महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये हर महीने देने के लिए महिला सम्मान योजना भी शुरू की है। और ये भी कहा था कि विधानसभा चुनाव अगर हम जीत जाते हैं अगले साल तो इस राशि को बढ़ा के 2,100 रुपये कर दिया जाएगा, क्योंकि अगले साल दिल्ली विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल है 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। और इसका जो पिछला विधानसभा चुनाव था वो फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 70 में से 62 सीटें इन्होंने जीती थी। तो यहाँ पे हमने बात की अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना की, ये दिल्ली की है, याद रखना। इसी तरह से कुछ 10-11 इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको और बताता हूँ जो न्यूज़ में रही थी, जैसे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना उत्तर प्रदेश, हर घर हर गृहिणी योजना शुरू की हरियाणा ने, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग ने, सुभद्रा योजना उड़ीसा, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना असम, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश ने, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने, राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना तेलंगाना ने। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा राम मोहन राव अमारा को। तो राम मोहन राव अमारा, याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया या किनके स्थान पे ये आए, तो CS शेट्टी के स्थान पे आए। और आपको याद होगा CS शेट्टी पूरा नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं। तो उनके स्थान पे आए हैं ये राम मोहन राव, और ये 3 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। देखो, स्टेट बैंक ऑफ SBI में एक चेयरमैन होते हैं और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो जो लेटेस्ट वाले जो अभी बने वो नाम पूछ सकते हैं, तो इनका नाम याद रखना, राम मोहन राव। SBI की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन हमने कहा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। और इसकी टैगलाइन भी याद रखना आप लोग, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी टैगलाइन, इसके स्लोगन पे प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहा प्रश्न, एग्जाम में पूछा गया, हरियाणा सिविल सर्विसेज में आया था। तो ऐसा नहीं है कि बैंकिंग का प्रश्न है तो केवल बैंकिंग के एग्जाम में ही पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको याद होगा अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ ATM लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जो डल झील है वहाँ पे। 2021 की ये बात है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया था, आप देख सकते हैं। राजस्थान पटवारी के एग्जाम में ये प्रश्न आया था और मैंने आपको कई बार ये पॉइंट बताया है, तो आप सब इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है, अगर आपसे मान लो एग्जाम में पूछ ले एग्जामिनर कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो पहला तैरता हुआ ATM लॉन्च किया था तो वो कहाँ पे किया था, तो फिर ये डल झील वाला श्रीनगर मत कर देना आंसर, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा केरल में लॉन्च किया था 2004 में। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एग्जामिनर चाहे तो आराम से स्टूडेंट को घुमा सकता है और स्टूडेंट घूम जाएगा, वो डल झील ही लगा के आएगा। बाकी चलो कुछ ऑप्शंस मैं आपको रिवाइज कराऊं तो हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के हेड बने, विपिन अग्रवाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे और विक्रम देवदत्त ये कोयला सचिव बने थे, कोल सेक्रेटरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 दिसंबर को। तो हर साल 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। और इसे मनाने का उद्देश्य है लोगों के बीच एकजुटता के महत्व को बताने के लिए गरीबी पर अंकुश लगाना और विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 2005 को ये दिन मनाने की घोषणा की थी। अब चलो दिसंबर के एक बार फिर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज अभी तक जितने भी हमने मनाए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना, सारे डेज आपको स्क्रीन पे दिखेंगे और मैं बोलूँगा तो मेरे साथ साथ बोलना ताकि ये आपके दिमाग में फीड हो सके, आपको याद रहे। जैसे कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। देखो मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, तो मुझे तो हिंदी आती है तो मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। और 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस।
9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 तारीख को 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस, 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्र ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। अभी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया था हमने और 21 दिसंबर को पहली बार हमने विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया, ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ठीक है, तो दिसंबर के 1 तारीख से लेकर अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने रिवाइज कर लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 20 दिसंबर 2024 को सशस्त्र सीमा बल का भी स्थापना दिवस मनाया। तो पूछ रहे हैं कि सशस्त्र सीमा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर होगा 1963 में। तो अभी 20 दिसंबर 2024 को सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 61 नंबर का। अभी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रानी डांगा में ये मनाया गया। एक्चुअली में आपको बता दूं, सशस्त्र सीमा बल को 20 दिसंबर 1963 की शुरुआत में भारत और चीन के युद्ध के बाद हिमालयी क्षेत्रों में सीमाओं की सुरक्षा के लिए इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और ये भारत और नेपाल और भारत और भूटान की बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। डायरेक्टर जनरल अमृत मोहन प्रसाद हैं और इसका मोटो होता है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। आपको याद होगा भी 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, 60वां स्थापना दिवस। और हमने देखा सशस्त्र सीमा बल ने इस वर्ष 61वां स्थापना दिवस मनाया अपना। ठीक है, ध्यान रखना दोनों। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके, और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। पीडीएफ और क्विज मैंने आपको बता ही दिया। चलो कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? पंडित स्वप्नन चौधरी को। फिर पूछा, भारत किस देश के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएगा? फ्रांस। और पहले विश्व ध्यान दिवस ये कब मनाया? 21 दिसंबर को। थीम याद रखना, आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव, इंपॉर्टेंट रहेगी थीम। 2025 में 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट करेगा भारत। और FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पे। अभी कहाँ पर गढ़ीमाई महोत्सव मनाया गया? नेपाल। और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया? हरियाणा। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया। और दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग आबादी के लिए किस नाम से एक स्वास्थ्य योजना शुरू की? तो संजीवनी। और आखिरी प्रश्न पूछा, भारत में नेपाल के राजदूत कौन बने? डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा आपसे। तो सही उत्तर होना चाहिए क्या? 2 अक्टूबर 2014 को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।